नमस्कार, एवी स्टार न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज़ादी की 75वीं सालगिरह, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। शहीदों की तमाम वो वीर गाथा जिसको आज याद करने का दिन है, नमन करने का दिन है, और वो इसलिए कि आज हमारे आज़ादी का दिन है। 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी हमें मिली, वो आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। उसके लिए लाखों नौजवानों का, माताओं का, बहनों का, भाइयों का बलिदान हुआ, और उस बलिदान वेदी पर हमारी स्वतंत्रता, वो स्वतंत्रता जिसे आज हम भोग रहे हैं, जिसका आज हम आनंद ले रहे हैं, वो मिली। स्वतंत्रता के मायने बहुत बड़े हैं। स्वतंत्रता का मतलब होता है हम अपने तंत्र में, जिसका निर्माण हमने स्वयं किया है, जिसमें हमने एक संविधान बनाया है, जिसमें हमारे देश का एक झंडा है, हमारा एक राष्ट्रगान है, हमारी एक सांस्कृतिक विरासत को नियम और संविधान के तहत उसको आगे बढ़ाने, हमारे विकास यात्रा का एक सिद्धांत है। ये है आज़ादी के मायने। और उस आज़ादी के मायनों को अगर हम समझें, उन मायनों पर हम भरोसा करें, तो विकास की वो यात्रा हम पूरी कर सकते हैं जिसका सपना हमारे देश के महान पुरुषों ने किया, और तमाम वो बड़े राजनेता करते रहे हैं, कर रहे हैं, जिनसे हमारी ढेर सारी अपेक्षाएं हैं। इसलिए हमारा एक दायित्व है कि हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य का बोध करें। ये सारी बातें तभी होंगी जब हमारा जो स्वतंत्रता हमें मिली है वो सुरक्षित रहे। जो कुछ भी हमें संरक्षण करने के लिए हमारे महान पुरुषों ने अपने बलिदान के माध्यम से हमें दिया है, वो सुरक्षित रहे। 15 अगस्त 1947 का दिन अगर हमें मिला है, 14 अगस्त की रात 12 बजे के बाद जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को संबोधित किया, तब भी उन्होंने जो अपनी पहली बात कही थी, उसके भी मायने कुछ वही थे जो आज हर एक भारतवासी सोचता है। हम एक साथ श्रेष्ठ भारत की ओर अग्रसर हों, और विकास की इस यात्रा में अपने विकास के साथ साथ समाज, देश, राज्य और पूरी दुनिया के विकास का एक मानक तैयार करें, एक रास्ता तैयार करें, और उसका आधार वो सिद्धांत हो जिस सिद्धांत पर भारत और भारत की संस्कृति आगे बढ़ती है, और जिसका पूरी दुनिया लोहा मानता है। आज़ादी के सपनों की बात अगर की जाए, आज़ादी के संघर्ष की बात की जाए, तो जो आज़ादी हमें मिली 1857 का वो समय था, लगभग 1 साल का वर्ष था, जब आज़ादी के लिए इस पूरे देश में एक ही नेता के नेतृत्व में, जो आज हिंदू और मुसलमानों के संदर्भ में देखा जाता है, जिसको बहादुर शाह जफर कहते हैं, अंतिम मुगल सम्राट थे, उन्हीं के नेतृत्व में एक ऐसी लड़ाई लड़ी जाती है, और वो लड़ाई हमें कहाँ पहुँचाती है। आप देख सकते हैं कि 1947 में एक आज़ादी हमें मिलती है। 1857 के संघर्ष में मेरठ से एक विद्रोह उठता है, और वो विद्रोह पूरे भारत में फैल जाता है। और वो विद्रोह कोई ऐसा विद्रोह नहीं था, वो आज़ादी की एक ललक थी, आज़ादी पा लेने का एक सपना था, जिसे अंग्रेज इतिहासकारों ने उस विद्रोह की संज्ञा दी जिसे उस समय के इतिहासकार विद्रोह मानते थे। हम उस विद्रोह को आज़ादी के संघर्ष के संदर्भ में देख सकते हैं। इन्हीं संदर्भों में आप देख सकते हैं कि 1857 का संघर्ष हमने किस तरीके से लड़ा। हिंदू मुसलमान से दूर होकर एक भारतीय होकर के हमने एक लड़ाई लड़ी, और साम्राज्यवादी ताकत इंग्लैंड, ब्रिटेन जिसे हम कह सकते हैं,
उस बरतानी शासन को खत्म करने का हमने एक बीड़ा उठाया। वो सपना उस समय पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो आग उस समय जली थी और जो बीज आज़ादी के उस समय बोए गए थे, वो पकते हुए 1947 में आज़ादी के रूप में परिवर्तित हुआ। 1947 के पहले 1857 के बाद 1905 तक आते आते अंग्रेजों ने हमें लड़ाने के लिए हमारे ही राज्यों का और आज़ादी के उन केंद्रों का, जिसमें बंगाल एक प्रमुख राज्य था, उसके विभाजन का फैसला किया। और 1905 में बंगाल विभाजन के संदर्भ में जो लड़ाई और जो एकता, जो संघर्ष भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई सब ने मिलकर लड़ा, उसका भी लोहा अंग्रेजों ने माना। और शायद उन्होंने समझ लिया था कि इस देश में अगर इसकी एकता और ताकत को महफूज रखने दिया गया तो अंग्रेजों का जो साम्राज्यवाद था, उनकी जो साम्राज्यवादी सोच थी, वो परिपक्व न हो पाती, वो फलीभूत न हो पाती और वो भारत का ऐसे शोषण न कर पाते। और इसलिए उन्होंने इस देश को संप्रदाय में इस कदर बांटा और इस कदर अलगाववाद की एक लहर पैदा करने की कोशिश की, जिसका बीज भी वो उठा कि भारत आज़ादी की तरफ तो बढ़ रहा था, लेकिन आज़ादी के बीच में ही मुस्लिम लीग जैसे एक संगठन का उदय भी होता है। वो भी 1905 और 1906 की गाथा है। और इन्हीं गाथाओं के संदर्भ में इस देश में ऐसे भी वीर सपूत पैदा हुए जिन्होंने ये समझा कि आज़ादी की इस लड़ाई में अंग्रेजों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो संघर्ष वो कर रहे हैं वो चूड़ियाँ नहीं पहने थे। उस समय जो बहनें, जो माताएं चूड़ियाँ पहनकर अपने घरों में बैठी थीं, वो भी वीरांगना थीं और अपने वीर सपूतों को, अपने वीर लालों को, नौजवानों को आज़ादी की लड़ाई में वो धकेल देती थी। कुछ ऐसा ही किया था भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इशफाकुल्ला खां, इन सब ने अंग्रेजों को जगाने के लिए, अंग्रेजों को बताने के लिए सैद्धांतिक तौर पर ये हिंसा का सहारा नहीं लेते थे, लेकिन सारे वो असेंबली बम कांड हो, चाहे जितनी भी बातें हों, जब भी उन्होंने हिंसा का सहारा लिया, किसी अंग्रेज अधिकारी की हत्या की, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, भारत की आज़ादी, समाजवादी सोच और साम्राज्यवादी शक्ति का किसी भी तरह से पुरजोर विरोध करने का उनका जज्बा। और इसी के तहत समय समय पर कई अंग्रेज अधिकारियों की हत्या भी की गई और असेंबली में बम तक फेंके गए। और इस सारे कांडों के पीछे एक ही कारण था, अंग्रेजों को ये बताना कि भारत के वीर सपूत किसी भी कीमत पर साम्राज्यवाद और साम्राज्यवादी शक्तियों के आगे नहीं झुकेंगे। और इसी दौर में जब 1920 और 1930 का दशक एक बड़ा दौर था, जब महात्मा गांधी का इस देश में आगमन होता है। और महात्मा गांधी, वैसे तो इसका एक इतिहास है कि महात्मा शब्द का पहली बार इस्तेमाल सुभाष चंद्र बोस ने किया था, वो बात 1930-35 की है। 1940 तक की ये स्थिति आती है कि महात्मा के रूप में मोहनदास करमचंद गांधी जी विख्यात हो गए थे। लेकिन 1915-16 के बाद जिस तरीके से साउथ अफ्रीका से गांधी जी का आगमन भारत में होता है और उसके बाद भारत की धरती पर साम्राज्यवादी शक्ति का जिस तरह से यहाँ पर जकड़न बढ़ा हुआ होता है, उसे देखते हुए गांधी जी ने सैद्धांतिक तौर पर आज़ादी पाने का सपना भी बुना और उसे आज़ादी कैसे मिलनी चाहिए उसका एक सैद्धांतिक रास्ता भी तैयार किया। और उसका सीधा सीधा था, जिसमें वो अहिंसा का एक आंदोलन चलाए थे। और उस अहिंसक आंदोलन के पीछे उनकी रणनीति यही थी, क्योंकि साम्राज्यवादी शक्ति ब्रिटेन ने, बरतानिया सरकार ने भारत को इस कदर लूट रखा था, इस कदर यहाँ का जो संसाधन था वो खत्म करके अंग्रेज इंग्लैंड ले जाकर के उसको अपने सुख के लिए उपभोग कर रहे थे। इसके बाद गांधी जी ने अहिंसा का सहारा लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जिस हिंसा का सहारा लेकर के नौजवान इस साम्राज्यवादी ताकतों को जगाने का काम कर रहे थे वो पर्याप्त न होता। इसलिए गांधी जी ने उस समय नौजवानों द्वारा चलाए गए आज़ादी के हिंसक आंदोलन का इसलिए विरोध किया क्योंकि हिंसा के रास्ते ही वो आज़ादी नहीं मिल सकती थी, ऐसा वो मानते थे। इसलिए ये कहना
कि अहिंसा और हिंसा में कोई मतभेद था, ऐसा नहीं था। आज़ादी को प्राप्त करने के लिए इन दोनों के बीच और इसके लिए एक रास्ता बनाने के लिए गांधी जी ने एक अहिंसक आंदोलन छेड़ा और उस अहिंसा में अंग्रेजों की हिंसा को झेला और झेलने के लिए लोगों को प्रेरित किया। और इस तरीके से 1920 के दशक की बात करें, 1930 के दशक की बात करें, जहां पर इस देश में ऐसे ऐसे नेता होते हैं, ऐसे ऐसे महान सपूत होते हैं जिन्होंने इस देश के आज़ादी के सपने बुने और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश का एक सपना बुना गया। उन्हीं सपनों में अंग्रेजों ने उन्हें तोड़ने और विभाजनकारी अपनी नीतियों के कारण उन्हें एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की, लेकिन हिंसा और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए एक ही ध्येय था, एक ही सपना था, आज़ादी पा लेने का, और जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, इन तमाम महान सपूतों के अलावा ढेर सारे लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। अहिंसक आंदोलन में गांधी जी के हर एक मूवमेंट में लाखों लोगों ने जेलों में यातनाएं सही, मारपीट सहा, अपनी जान तक दे दी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं किया। अंततः अंग्रेज ये समझ गए कि इस देश में वो ज़्यादा दिन शासन नहीं कर सकते थे। इस देश में इसके पहले तमाम वो विदेशी शक्तियां आईं, लेकिन वो भारत का बन के रह गईं, क्योंकि भारत की संस्कृति ने उनको अपने में समेट लिया। यही भारतीयता, भारत की संस्कृति, भारत की माटी की गंध की यही खासियत थी। लेकिन अंग्रेज यहाँ पर बसने के लिए नहीं आए, बल्कि वो इन कॉलोनी की तरह इसका उपयोग करते थे। इसलिए उपभोग के लिए, ब्रिटेन को मजबूत करने के लिए आर्थिक रूप से भारत के संसाधनों का शोषण किया, भारत के लोगों को मजबूर कर दिया, यहाँ की खेती को उन्होंने तहस नहस कर दिया, यहाँ की जो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग थे उसको उन्होंने तबाह कर दिया। और इस तबाही के कारण बंगाल सहित, मद्रास सहित पूरा उत्तर भारत, पूरा दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत, एक तरह से जो अखंड भारत था जब, जिसमें तब पाकिस्तान भी था, वो बर्बाद हो गए। लोग भूखों मरने लगे और उसी दौर में एक ऐसा दौर आया जब भूखमरी के शिकार करोड़ों करोड़ों जनता हो गई। वो दौर भी इस देश ने देखा, लेकिन सबने यही ठाना कि किसी भी कीमत पर आज़ादी लेना है, क्योंकि अंग्रेज न भारत के थे, न भारत के हुए थे और न भारत के होते। इसलिए आज़ादी के उन दीवानों ने, उन परवानों ने तमाम कोशिशों के बावजूद, अंग्रेजों के लालच देने के बावजूद, बिना किसी झांसे में आए एक साथ मिलकर के लड़ाई लड़ी। लेकिन ये विडंबना ही है कि हमारा दुश्मन साम्राज्यवादी ताकत ब्रिटेन उस समय आज़ादी को देने के लिए तैयारी तो कर रहा था, लेकिन हमारे देश को बांटने की वो मुहिम भी उसने छेड़ दी, जिसके पीछे उसकी रणनीति यही थी कि अगर ये देश बंट जाएगा तो अखंड भारत की वो ताकत कमज़ोर हो जाएगी, जिस ताकत के बूते वो ब्रिटेन को कुछ ही समय में चुनौती दे सकता था। इसलिए अंग्रेजों बाटो करो की रणनीति जो पिछले 1900 से लेकर के 1945 तक चला रहे थे, उसी के बाद उन्होंने सीधे सीधे बंटवारे की एक राजनीति शुरू की। और उस बंटवारे की रणनीति के तहत जिन्ना नामक एक ऐसे शख्स का उदय होता है, और वो व्यक्ति सीधे सीधे किसी भी कीमत पर भारत के बंटवारे के आगे या उसके पीछे किसी भी बात पर सहमत होता हुआ नहीं दिखता। गांधी जी ने तमाम प्रयास किए कि किसी भी कीमत पर भारत का बंटवारा न हो, लेकिन बंगाल से लेकर के अखंड भारत के, पाकिस्तान के वर्तमान तमाम उन राज्यों में जिस तरह के दंगे हुए, फसादात हुए, उसको देखते हुए अंततः यह एक वेदना से ग्रस्त निर्णय लेना पड़ा पूरे भारतीय राजनीतिक पुरोधाओं द्वारा और अंग्रेजों की उस कुत्सित प्रयासों द्वारा। और भारत की आज़ादी मिली ज़रूर, लेकिन दो खंड हुए, एक में पाकिस्तान बना, दूसरा भारत जो वर्तमान भारत, जिसको हम आप 135 करोड़ के लोग सजो रहे हैं और सपने बनाए हुए हैं कि एक बार फिर श्रेष्ठ भारत बने। और भारत का वो क्षेत्र जो हमारे से ही पैदा हुए पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया हुआ है, वो भी हमारे साथ आए।
और इन्हीं प्रयासों के लिए सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले ने जो सपना देखा था भारत के लिए, जो समाजवादी भारत की, जो लोकतांत्रिक भारत का सपना देखा था, और जिस सपने में ये बात थी कि हर एक भारतीय को रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा, उसको अपने जाति धर्म पंथ से अलग भारतीयता के विकास करने का एक रास्ता मिलेगा, वो सारे रास्ते तय हुए। हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ और उस आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने एक संविधान बनाया, और इसके बाद 75 साल की इस आज़ादी के 75वें साल की इस आज़ादी की यात्रा में हमने विकास के वो तमाम मानदंड बनाए, वो तमाम मानक तैयार किए, वो तमाम माइलस्टोन पर हम पहुँचे, और आज भी विकास की वो यात्रा जारी है। और इसी संदर्भ में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले आने वाले 25 सालों के लिए भी एक संकल्पना की है, जहां उन्होंने कहा है कि आज जो संकल्प किए जा रहे हैं, आने वाले 25 साल के बाद जो भी व्यक्ति लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए देश को संबोधित करेगा, तो आज के देखे हुए सपनों को हुई साकार, और उसकी सिद्धियों पर ही वो देश की जनता से बात करेगा। और ये बातचीत निश्चित रूप से विकास की होगी, एक भारत की होगी, श्रेष्ठ भारत की होगी, जिसमें सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के साथ साथ सबका प्रयास है। इसीलिए हमें अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए, और उस बोध के तहत हमें अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें सोना नहीं है, हमें बैठना नहीं है, हमें चलना है, क्योंकि इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाते हुए विश्व गुरु बनाना है। कहा भी गया है, सकल गहन मनमोहक बनतर मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा है, मूक निमंत्रण चलना है, अरे अभी तो हम सबको मिलो, हम सबको जाना है। इन्हीं सारी बातों के साथ, इन्हीं संकल्पों के साथ हमें विदाई दीजिए, और इस संकल्प के साथ एक बार फिर हम आगे बढ़ें कि हमें एक भारत बनाना है, श्रेष्ठ भारत बनाना है, और अपना अमूल्य समय अपने कर्तव्य बोध के तहत भारत के विकास के लिए देना है। इस लाइव में इतना ही। अगर आपको हमारा ये बात पसंद आई हो तो आप सहमति या असहमति दर्ज कराएं, और प्लीज़ इसे लाइक करें और बताएं कि हम जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, क्या यही विकास का रास्ता है? अगर है तो हमें चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।